हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगत की चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज हम इसमें बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 3 नंबर का पेपर में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार आज बात करेंगे कि कैसे आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र का व्यंजक कर सकते हो या डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो एकदम आसान है। ठीक है एकदम आसान, बस आपको समझना है एकदम तरीके से पूरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो उनको बता दें कि अगर आप इस रासायनिक बलगतकी चैप्टर के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आपको इस रासायनिक बलगतकी चैप्टर के सारे वीडियो, विद्युत रसायन के सारे वीडियो और विलयन के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो सब लोग कॉपी पेन एकदम निकाल लो मस्त तरीके से। आपको देखो करना क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। हमने आपको वेग स्थिरांक के बारे में भी पढ़ा चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का मान कैसे निकाला जाता है वो भी बता चुके हैं। तो सिंपल मान लो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। तो देखो अगर बात करें किसी भी अभिक्रिया की, मान लो आपके पास कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक होता है पहले तो। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो सबसे पहले उसमें अभिकारक होगा और ये अभिकारक ही उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास अभिकारक होगा, ये अभिकारक होगा जो कि उत्पाद का निर्माण करेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो N2 और H2 दो अभिकारक है आपके पास, ये आपका NH3 का निर्माण करते हैं, ये आपका उत्पाद हो जाएगा। ये दोनों आपके पास अभिकारक है, ये उत्पाद है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा हो जाता है, यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो ये सिंपल सी कोई भी अभिक्रिया होती है सबसे पहले उसमें अभिकारक होते हैं और फिर उसमें उत्पाद बनता है। ठीक है, अब मान लो आपके पास अभिकारक कोई है A, मान लिया हमने हमारे पास अभिकारक A है और जो कि क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, हमारे पास कोई अभिकारक A है जो कि क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। अब आपको करना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेग व्यंजक पता होना चाहिए। ठीक है, वेग व्यंजक सबको पता होना चाहिए। देखो वेग व्यंजक में क्या होता है, वेग समानुपाती होता है के तो तब आता है जब समानुपाती का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, तो वेग समानुपाती होता है a की पावर x और b की पावर y। ये कब होता है, ठीक है, ये होता है वेग व्यंजक। ये क्या कहलाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। और ये कब होता है, जब आपका अभिकारक 2 होते हैं आपके पास a प्लस b जो कि उत्पाद का निर्माण कर रहे होते। ठीक है, ध्यान से समझो, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो एकदम सिंपल वे पे आप पूरा कर लोगे। ठीक है, आपके पास जब 2 अभिकारक होते A और B जो कि उत्पाद का निर्माण करते हैं तब वेग व्यंजक होता है वेग समानुपाती a की पावर x b की पावर y। और अगर आपको यहाँ पे कोटि निकालनी होती है कि अभिक्रिया की कोटि निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इस x को और इस y को जोड़ देते हैं तो x और y का योग ही कोटि कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको सिंपल बता रखी है। ये वेग व्यंजक होता है और कोटि निकालने के लिए इसकी घात x और इसकी घात y दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला वेग व्यंजक तब होता है जब 2 अभिकारक A और B होते हैं। अब जब हमारे पास एक अभिकारक है केवल A तो हम इस B वाले को हटा देंगे, केवल एक अभिकारक है जिसकी घात क्या है, x है। तो वेग क्या हो गया, समानुपाती हो गया a की पावर x के। ठीक है, वेग क्या हो गया, समानुपाती हो गया a की पावर x के। आप देखो वेग जो होता है इसे क्या लिखा जाता है, वेग को लिखा जाता है dx अपॉन dt। ठीक है, वेग को लिखा जाता है dx अपॉन dt। ठीक है, जहाँ पे ये x क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता होती है और d लगा है मतलब सांद्रता में परिवर्तन और dt का मतलब समय में परिवर्तन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसकी घात को हम x की जगह y माने ले रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x हो जाता है, यहाँ पे भी x हो जाता, तो कन्फ्यूजन रहती। ठीक है, तो सिंपल ये dx अपॉन dt क्या हो गया, वेग हो गया। x का मतलब है अभिकारक की सांद्रता, x का क्या मतलब है, अभिकारक की सांद्रता, और d लगा मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और dt का मतलब है समय में परिवर्तन। ठीक है, अब ये समानुपाती है आपका a की पावर y के, a की पावर y के। अब यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तब dx अपॉन dt, समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और यहाँ पे एक नियतांक आता है k।
ठीक है। एक नियतांक आता है के, जिसे बोला जाता है वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं के को? वेग स्थिरांक बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? ए की पावर वाई, ए की पावर वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। dx अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर वाई। अगर हम यहाँ से पूछे कि आप कोटि बताओ, कोटि इसकी कितनी है, तो आप सिंपल बता दोगे यही आपकी जो y लिखी है यही कोटि हो जाएगी। क्योंकि जब इस टाइप से होता है ए की पावर x और b की पावर y, तब हम लोग कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं? इसकी घात x और y को जोड़ते हैं, x प्लस वाई होता है। जब एक ही अभिकारक है तो इसी की घात ही क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी बात है। तो ये आपको एकदम सिंपल बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना आ गया dx अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर वाई। अब यहाँ से लिखते हैं, आपको क्या करना है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। तो लिखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोटि का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तब यहाँ पर से आ जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर के ए की पावर y की जगह क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो क्यों हुआ? सबको पता है क्यों जीरो हुआ, क्योंकि y का y इसकी घात है अभिकारक की। देखो a है अभिकारक और कोष्टक पे बंद है, मतलब अभिकारक की सांद्रता, और इसकी घात कितनी? y, यही इसकी कोटि भी है। ठीक है, तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया तो कोटि का मान शून्य, बस इतना करना है आपको। आप देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आगे करते हैं। अब आ गया dx अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर जीरो। अब यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर के। आप देखो जब किसी की भी पावर जीरो होता है तो उसका मान होता है एक, किसी की भी पावर जीरो होता है तो उसका मान होता है एक। जैसे यहाँ पे ए की पावर जीरो तो इसका मान हो जाएगा एक। आप ये जान लो किसी की भी पावर जीरो, मान लो एक की पावर में हो जीरो तो इसका मान भी एक होगा, दो की पावर में हो जीरो तब भी एक होगा, किसी की भी पावर हो 1000 की पावर में अगर जीरो है तब भी उसका मान एक ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, किसी की भी घात अगर जीरो है तो उसका मान एक होगा, ए की पावर जीरो मतलब इसका मान एक हो जाएगा। dx अपॉन डी टी वेग है, के आपका वेग स्थिरांक, इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपल देखो यहाँ पे इस dt का गुणा k से कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर k इंटू डी टी, dx बराबर k इंटू डी टी। देख लो ध्यान से, ये dx ऐसा ही है, dt का k से गुणा हो गया तो dx बराबर k इंटू डी टी। इसे मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण एक, dx बराबर k इंटू डी टी। अब हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे? समाकलन, समाकलन करने पर। ठीक है, हम लोग इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ से समाकलन करते हैं तो दोनों साइड समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। इस टाइप से समाकलन का चिन्ह बनता है, समाकलन dx बराबर समाकलन k इंटू डी टी। देख लो सिंपल ध्यान से, समाकलन dx हो गया और उधर हो गया समाकलन k इंटू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो समाकलन dx, समाकलन dx को आप क्या लिख सकते हो? समाकलन dx, देखो dx का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन या कोई छोटी सी सांद्रता, और जब समाकलन dx होगा तो आप उसकी जगह लिख दोगे x। समाकलन dx की जगह क्या लिख दोगे? x लिख दोगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे k आपका बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? समाकलन dt। ठीक है, k आपका बाहर हो गया, समाकलन dt। अब नीचे से लिख देना, चूंकि समाकलन dt बराबर भी क्या हो जाएगा? t। जैसे समाकलन dx बराबर x हो गया वैसे ही समाकलन dt बराबर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तब यहाँ से आएगा x बराबर k इंटू टी। और एक चीज़ याद रखना, समाकलन जब किया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट भी आता है, एक नियतांक भी आता है c। यहाँ पे c जो हो जाएगा एक नियतांक हो जाएगा। x इक्वल टू आया k और समाकलन dt की जगह t, और ये c जो आया एक नियतांक है। जब भी समाकलन किया जाता है, मैथ वालों को तो पता होगा, जब भी समाकलन मैथ में किया जाता है तो उसमें एक नियतांक आता है c। तब यहाँ से हो गया x बराबर k इंटू टी प्लस सी। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो थोड़ा नीचे लिखे तो सही से आएगा, x बराबर k इंटू टी प्लस सी, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू के इंटू टी और प्लस का सी। टी कहाँ से आया? समाकलन dt का मान। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ से, अब हम क्या करते हैं, c का मान निकालते हैं कि c का मान निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे रखेंगे तब आपका आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यदि
t बराबर जीरो, क्या लिखते हैं यदि t बराबर जीरो, t का मतलब जब समय जीरो हो, जब समय जीरो हो, तो जब समय जीरो होगा तो अभिकारक भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जब टाइम बराबर जीरो होगा तो अभिकारक की सांद्रता भी जीरो होगी। तो जब t का मान, t का मतलब है समय, जब टाइम बराबर जीरो या समय बराबर जीरो होगा तो अभिकारक की सांद्रता x का मान भी जीरो हो जाएगा। तब यहाँ से t बराबर जीरो तो x बराबर जीरो, तो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो x की जगह भी जीरो रख दो बराबर k इंटू टी की जगह भी जीरो रख दो प्लस का सी, तो जीरो बराबर जीरो प्लस सी, मतलब कि सी का मान आ गया जीरो। सी का मान कितना आ गया जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो जब समय टी बराबर जीरो लिखते हैं, यदि समय टी बराबर जीरो तब यहाँ लिख लेना तब, ठीक है सही से लिखना, देखो तब x बराबर भी जीरो। यदि t बराबर समय जब t जीरो होगा तो अभिकारक की सांद्रता x का मान भी जीरो हो जाएगा। x की जगह जीरो रख दो, k इंटू टी की जगह जीरो रख दो, c का मान जीरो। यहाँ से लिखते हैं c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। t का मान क्या करते हैं समीकरण 2 पे रख देते हैं, समीकरण 2 ये वाला है, तो यहाँ पे देखो रखते हैं c का मान है जीरो, ये c की जगह जीरो रख देते हैं। पहले आएगा x, x की जगह x ही रहेगा, x बराबर k इंटू टी है तो k इंटू टी को के टी कर दो, ठीक है, प्लस c की जगह जीरो रख दो, ये c का मान जीरो आया था, तो आ गया x बराबर k इंटू टी। ठीक है, x बराबर कितना आ गया k इंटू टी। अब हमें व्यंजक किसका निकालना है, वेग स्थिरांक अर्थात k का। तो यहाँ से अगर k का मान निकाल ले तो k बराबर आ जाएगा x अपॉन में t, k का मान कितना आ जाएगा x अपॉन में t, और यही आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। नीचे यहाँ पे लिख देना, अगर ना दिखे हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो छोटा छोटा, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, ये चीज़ आप लास्ट पे लिख देना, जब k इक्वल टू एक्स अपॉन टी आ जाएगा आपको लिख देना यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। आप देखो एक चीज़ यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि वेग स्थिरांक का व्यंजक तो निकल आया, आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, हेडिंग लगा लेना सब लोग, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। मात्रक किसका लिख रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो सूत्र आया है k इक्वल टू एक्स अपॉन में टी, ये सूत्र आया है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र आया k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। x है अभिकारक की सांद्रता, t है समय। x क्या है, अभिकारक की सांद्रता, t है समय। तो सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता को आप मोलरता लिखते हो। ठीक है, सांद्रता का मतलब समझो मोलरता, और मोलरता का मात्रक होता है मोल बटे में लीटर। मोलरता का मात्रक होता है मोल बटे में लीटर। ये मात्रक सबको पता है ना, मोल प्रति लीटर या मोल बटे में लीटर। और टी का मतलब है समय, समय का मात्रक कितना होता है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रख देंगे सेकंड। देख लो ध्यान से समझो, x है अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब मोलरता, मोलरता का मतलब मात्रक होता है मोल बटा लीटर या मोल प्रति लीटर, और t का मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो मोल बटा लीटर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से आप इसका पूरा निकाल सकते हो, मोल और लीटर बटे में ये ऊपर चला जाएगा तो लीटर में इन्वर्स लग जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स, और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इन्वर्स। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, यही से आप निकाल सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न बहुत फंसता है तो इसलिए आपको याद कर लेना है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। ठीक है, चाहे हिंदी पे लिखो चाहे इंग्लिश पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। तो ये है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। एक बार आपको पूरा फिर से समझ सकते हो। सबसे पहले हमने कहा कोई अभिकारक होता है तब वो उत्पाद का निर्माण करता है। मान लो अभिकारक ए, तो वो उत्पाद का निर्माण करेगा। तो वेग यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह होता है, वेग समानुपाती ए की पावर वाई। ये जो ए कोष्टक में लिखा है मतलब ए की सांद्रता, और वाई का मतलब इसकी घात। तब यहाँ से वेग की जगह लिखा गया dx अपॉन dt समानुपाती ए की पावर वाई, dx अपॉन dt। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह आएगा, k आ जाएगा। लिख देना जहाँ k वेग स्थिरांक है। ठीक है, जहाँ k वेग स्थिरांक है, ये चीज़ सिंपल लिख लेना, वेग स्थिरांक है। ठीक है, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक है, ये चीज़ लिख देना। ठीक है, k आपका वेग स्थिरांक है।
अब यहाँ से लिखा गया आपको शून्य कोटि अपक्रिया के लिए निकालना है, तब dx/dt बराबर k a, और आपका y की जगह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब कोटि आपकी निकालनी है y यहाँ पे कोटि है तो कोटि का मान 0 रखना है, क्योंकि शून्य कोटि अपक्रिया है तो 0 रख दिया। अब यहाँ पर a की पावर 0 की जगह 1 आया तो dx बराबर k × dt, समाकलन किया गया, फिर आपका आया था x = k × t + c, फिर यदि t बराबर 0 तब x बराबर 0 तो c का मान 0 आया। अब c का मान हमने समीकरण 2 पे रख दिया, समीकरण 2 ये वाला बना था x = k × t + c, यहाँ से मान निकाला k = x/t आया, और लास्ट पे लिख दिया यही शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। फिर क्या किया गया, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला कि जब शून्य कोटि की अपक्रिया होती है तब वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ये निकल के आया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इंग्लिश पे लिखना चाहो तो इस टाइप से मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से एकदम मस्त तरीके से आप समझ चुके हो शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। तो यार समझ में आओ तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के मस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये याद रखो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सारे मतलब जितने भी चैप्टर हो चुके अभी तक विलियन वाले पार्ट का पूरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, विद्युत रसायन पार्ट के सारे वीडियो मिल जाएंगे, रासायनिक बलगतिकी के जितने हो चुके वो सारे मिल जाएंगे, और क्लास 12 फिजिक्स की भी तैयारी हो रही है चैनल पे, इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी करो। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट इसका कर लो।